सभी साथियों को नमस्कार। आशा है आज जो टॉपिक दिया है उस पर काफ़ी सारे लोग चिंतित भी होंगे और उनको लगता होगा कि यार कोई हमारे साथ में ऐसा मजाक कैसे करके जा रहा है, या किसी भी व्यक्ति की कैसे ऐसे हिम्मत हो रही है जो वो हमारी धार्मिक भावनाओं को मतलब छिन्न भिन्न करके जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि जो भी व्यक्ति आज के लाइव सेशन को देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति आज हमारे लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, वो कम से कम आज मेरे साथ में स्क्रीन शेयर जरूर करें या कमेंट में अपने विचारों को रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक ऐसा विषय है जिस पे हर व्यक्ति का खून खोलना चाहिए, जिस पर हर व्यक्ति को अपने आप से ही प्रश्न करना चाहिए कि ये हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं, प्रशासन चुप बैठा हुआ है, या उसने खाना पूर्ति कर दी है, या फिर आप कह सकते हैं कि लोग चुप बैठे हुए हैं, वो अपने हितों के प्रति जागृति नहीं है। तो सोचिए, एक बड़ा गंभीर विषय है, ये एक ऐसा विषय है जिस पे आप न जाने क्या कर डालें। आप लोग जुड़ते जाइए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता जाऊंगा। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारे एक देवालय में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डुओं में चर्बी मिश्रित देशी घी बोलकर हमारे को प्रसाद वितरित कर दिया गया है, और वो तो आज पकड़ में आ गया है। मान लीजिए अगर वो पकड़ में नहीं आता या लोगों का उस ओर ध्यान नहीं जाता या टेस्टिंग नहीं होती तो ये जो गोरख धंधा है ये तो अनवरत चलता रहता। और ऐसा करने से ये जो उन्होंने बहुत गंदा जो काम किया है, उससे जो हमारी भावनाएं जो आहत हुई हैं, उसका कोई कंपनसेशन बन ही नहीं सकता। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि ये कितना बड़ा दुष्कृत्य है। तो ये जिसने भी किया है, जिस भी मानसिकता से किया है, चाहे वो बिजनेस के पर्पज से किया हो या टालम टोल के पर्पज से किया हो या इंटेंशनली किसी के रूप से किया हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा कृत्य है जिसके लिए वो अक्षम्य है, उसको क्षमा करने के बारे में सोचना ही गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं हमारे समाज से, हमारे बंधुत्व, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनको क्षमा कर दिया जाए, तो कम से कम आपको भी क्षमा नहीं किया जा सकता। ये इतना गंदा कृत्य है। क्योंकि देखिए, आप, हमारी गृहिणियाँ, हमारी माताएं, बहनें, आप खुद सोचिए, जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो कितनी सात्विकता का ध्यान रखते हैं, कितना कोई इधर से चीज़ उधर नहीं हो जाए, कोई कीड़ा कांटा नहीं आ जाए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम लोग। तो और उस भोजन को हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, परिवार वालों को खिलाते हैं, गौ माता को देते हैं। तो जब हम इतनी सात्विकता रखते हैं तो जो मंदिर है वहाँ पर तो ये चीज़ हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई इस प्रकार का मजाक तो छोड़िए, ये इंटेंशनली किया हुआ कोई काम है ना, वो कोई कर जाए हमारे साथ में। तो बेसिकली जिसने भी किया है, सरकार का जो रवैया रहा है और अब आगे जो भी होने वाला है, वो एक स्टेप बाय स्टेप विषय है। हमने इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए या हमारा इस चीज़ पर क्या मोटिव होना चाहिए। सभी लोगों का, देखिए, मेरा मोटिव अलग है, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, आप अलग तरीके से सोचते हैं, और तीसरा व्यक्ति या चौथा पांचवा व्यक्ति जो भी हमारे समाज में है, जो भी हमारे बंधु हैं, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन हमारा सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो चाहे जिस पद से आ रहा है, लेकिन उसका एक ही कर्तव्य है, एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, जिसने किया, जिसने करवाया, वो तो करके निकल गए, लेकिन अब हमें क्या करना है कि ऐसा किसी और देवालय में, किसी और मंदिर में ना हो, ऐसा किसी और भगवान के प्रसाद में ऐसा दुष्कृत्य कोई ना करे। इस प्रकार के करने की कोई सोच भी नहीं सके, इसके लिए क्या किया जाएगा? आपको पता है, अभी वहाँ पर जिस मंदिर में ये हुआ है, वहाँ पर जो घी सप्लाई करने वाली 5 बड़ी कंपनियाँ हैं, उनमें से एक के सैंपल में घी साबित हुआ है, अलग अलग में कुछ इम्प्योरिटीज मिली है, समथिंग काइंड ऑफ जो भी मिला है उनको।
अब बात यह है कि इसके लिए मंदिर प्रशासन आज किसी चीज़ पर जागा, उसने उसकी टेस्टिंग कराई या किसी और व्यक्ति के कहने पर टेस्टिंग हुई, अच्छी बात है, लेकिन क्यों मंदिर प्रशासन समय समय पर उसकी टेस्टिंग नहीं करवाता है? किसने रोका है उनको? आज अगर ये टेस्टिंग हुई, आज पकड़ में आ गई है, लेकिन अगर मान लीजिए ये चीज़ें बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, तो क्यों मंदिर प्रशासन ने ऐसा स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है कि उस घी की रैंडम सैंपलिंग हो, उसको बाकायदा जांच के लिए भेजा जाए? क्या इस प्रकार के घटनाएं होने के लिए आप लोग बैठे रहेंगे? क्या इस प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए आप लोग बैठे रहेंगे? या हमारी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए आप लोग बैठे रहेंगे? ये बहुत ही निकृष्ट कार्य है। मंदिर प्रशासन की सबसे पहली गलती है, जो ग्राउंड लेवल से आपकी बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में गलती है वहाँ की राज्य सरकार की। उसने क्यों कानून बनाकर इन चीज़ों को लीगलाइज किया हुआ है? किसने अधिकार दिया उसको हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का? कौन होती है वो? और अगर मान लीजिए चीज़ें साबित हो रही है तो उसके क्या ऐसे एक्शन है जिससे ये आगे दोबारा ना हो? आप लोगों ने मजाक समझ रखा है? या आप लोगों के घर की खेती है जो आप कुछ भी करेंगे और हम लोग देखते रहेंगे? मैं आप लोगों को बहुत ही कठोर शब्दों में बोल सकता हूँ, अभी लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके काम संतोषप्रद नहीं हुए, कोई कॉन्करेंट आपने काम नहीं किया, रिजल्ट देने वाला आपने काम नहीं किया, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। आप लोगों को जो शय मिली हुई है ना, उस चीज़ को आप परमानेंट नहीं रख पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत बुद्धि होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस प्रकार से हम लोग जीवन जीते हैं, और आप लोग इस प्रकार की घटिया चीज़ें होने दे रहे हैं। शेम ऑन यू मिनिस्टर्स, शेम ऑन यू कैंडिडेट्स जो आप विधानसभाओं में बैठे हुए वहाँ पर। और ये क्या नौटंकी लगा रखी है, प्रायश्चित जो भी है, क्या होता है इससे? टाइमली अगर आप लोग नहीं जागते हैं और इस प्रकार के काम हो रहे हैं तो आप लोगों को डूब मरना चाहिए। शेम ऑन यू। पहली गलती मंदिर प्रशासन की है, दूसरी गलती आपकी राज्य सरकार की है, और तीसरी और जो सबसे बड़ी गलती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रकार के नियम क्यों नहीं बना रखे हैं कि वहां पर रैंडम सैंपलिंग हो, रैंडम सैंपलिंग हो और उसके बाद में वहां की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ये आज जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, ये किसी ना किसी के इंटरफेरेंस की वजह से हुई है, या फिर कोई व्यक्ति वहां पहुंचा है जिसने इस चीज़ों को आउट किया है। अगर मान लीजिए ये रिपोर्ट में कुछ मिला होता और अगर ये सार्वजनिक नहीं होती, तो क्या हम लोगों को पता चल पाता कि इस प्रकार की धांधलेबाजी आप मंदिरों में बैठकर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं पता लगता। और ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि नियम कानून ही नहीं है आपको रोकने के। उसमें आपके वहां पर चर्बी मिली है, मिल गई, लेकिन अब क्या स्टैंड लिया स्टेट गवर्नमेंट ने? अब क्या स्टैंड लिया वहां के प्रशासन ने? ये क्या नौटंकी है वहां का? उसका ठेका निरस्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, ये इसका कंपनसेशन हिंदुओं को मिलना चाहिए। हाउ डेयर यू! किस तरीके से आपने ऐसी हिमाकत कर ली? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि मैं जो घी सप्लाई कर रहा हूं उसमें क्या है? और अगर आपको पता है तो आप परिणाम के लिए तैयार नहीं रहिए, और अगर आपको पता नहीं है तो शेम ऑन यू, आपको बिजनेस करना नहीं आता है, आपको ये चीजें नहीं आती है कि किस प्रकार की डिलीवरी देनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। आप खुद हिंदू होकर देख रहे हो हम किस परिप्रेक्ष्य में हैं, और आप बेफजूल की बातें करते हुए बिजनेस इस तरीके से करेंगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? और अगर आपको शर्म नहीं आती है तो मैं आपको एक बहुत गंदी से गंदी बात बोल सकता हूं कि आप तैयार रहिए परिणामों के लिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोगों को जब भर जाएगी ऊपर तक तो दे विल डिमोलिश यू, वन डे दे विल डिमोलिश यू। आप तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी प्रकार का उन्माद भड़काऊं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी प्रकार से लोगों को उद्वेलित करूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि ये जो हिमाकत इन लोगों ने की है, ये किसी न किसी नियम कानून की वजह से की है। वो सेफ हैं, उनको आज भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, और नियम ऐसे बने हुए कि उन्होंने जो कर दिया उसके ऊपर कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि नियम बना हुआ है, लीगलाइज किया हुआ है उन्होंने ऐसा करके। तो गलती किसकी है?
गलती है सरकारों की, जिन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं जो गलत काम करने वाले लोगों को बचाते हैं। दोषी हैं वो राजनेता जो अच्छे नियम नहीं बनाते हैं। अरे आप खुद हिंदू होकर आपको शर्म नहीं आती है किस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हैं? अगर ऐसे आपके घर में किया जाए, आपके घर में कोई चर्बी वाला घी सप्लाई कर दे और आप उसको खाएं तो आपको किस तरीके से महसूस होगा? शर्म नहीं आती आप लोगों को बिल्कुल भी? जो भी नदी आपके आसपास पड़ती है ना, कृपया जाकर अपना विसर्जन कर दीजिए। आप जीने लायक नहीं है। माइंड माय लैंग्वेज। तो जो सबसे बड़ी गलती है वो है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में बैठे हुए व्यक्तियों की, कि उन्होंने नियम ऐसे शिथिल किए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत काम करके चुपचाप बच के निकल जाता है, और जब वो बच के निकल जाता है तो उसकी देखे देख और भी व्यक्ति ये गंदे काम करने की सोचते हैं। इन लोगों को ये ताकत क्यों मिलती है? इन राजनेताओं को ऐसे घटिया नियम बनाने की ताकत क्यों मिलती है? उसके पीछे एक ही कारण है। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यह है कि एक बार अगर ये चुन लिए गए तो 5 साल तक ये भारत के जवाई हैं। 5 साल तक हम इनका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे, और 5 साल तक ये जो करेंगे वो जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नियम ही ऐसे बने हुए हैं। और इससे भी बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं जो इनको ये सब काम करने पे मजबूर करता है। मतलब मजबूरी कह लीजिए आप, या आप कह लीजिए कि इनका काम ही यही है। देखिए, जिस प्रकार से हम अमेरिका की बात करते हैं, हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, हम जापान की बात करते हैं, वहां पर कोई भी राजनेता गलत काम करने की सोचना तो दूर, वो दिमाग में लेके आए ऐसी भी उसकी हिमाकत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है नेताओं को सबक सिखाने के लिए राइट टू रिकॉल का कानून है। तू गलत काम करेगा और वो तेरे को उठा के बाहर फेंक देंगे। हमारे यहां नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, ये सारी जो पार्टियां हैं ना, ये सारे जो राजनेता हैं, ये सब एक चीज पड़े हुए हैं। वो चीज क्या है कि आज जो चुनाव होते हैं उसमें ईवीएम का प्रयोग होता है, और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ये साबित करके दिखाया है कि ईवीएम में वोटों की मैनिपुलेशन, वोटों की चोरी हो सकती है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वोटों के साथ साथ में कागज के वोट भी बदले जा सकते हैं। ऐसा डेमो बनाकर हमारे कई कार्यकर्ताओं ने सिद्ध किया है। और यही इन नेताओं की जो जान है वो इस चिड़िया में है। ये लोग नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से बैलेट से मतदान हो। वो चाहते हैं कि मशीन से ही मतदान हो, ईवीएम मशीन से ही मतदान हो, जिससे ये मैनिपुलेशन कर पाएं। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को वोटों की घेराफेरी करनी है तो वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे डेमो दिखाए गए हैं उसी प्रकार से की जा सकती है। तो इन सब लोगों को पता है कि हम एक बार चुनकर पहुंच गए तो फिर 5 साल अपना ही शासन है, हमको कोई नहीं रोक रहा। और जब कोई रोकने वाला ही नहीं है तो आप कुछ भी करिए, आपके ऊपर कोई कोर्स ही लागू नहीं होंगे। आप कुछ भी करते जाइए, लिपापोती करके आपके सारे कामों को हटा दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम सब कुछ हमारे हाथ में होते हुए भी कोई हमें चर्बी युक्त लड्डू खिला जा रहा है, कोई हमारे भावनाओं से खेल के चला जा रहा है, कोई मतलब जिसके जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहा है। और इनको सबसे बड़ी जो पावर मिल रही है सब काम करने की, वो मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो इन लोगों को रोक सके। आप देखते जाइएगा, अब देखते जाइए, जब से ये मामला आया है ये सभी के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, जो भी शंकराचार्य हैं, सबके ये नॉलेज में है। लेकिन क्या किया किसी ने? क्यों? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे कोई नियम ही नहीं है उनके खिलाफ काम करने के लिए, उनको सजा देने के लिए। तो नियम की महत्ता समझिए आप। अगर नियम होते और कोई भी एक ढंग का पॉलिटिशियन होता तो वो इनकी माइंड माय लैंग्वेज लंका लगा सकता था। किस तरीके से कर दिया तुमने ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी 7 पुश्तें इस चीज का जवाब देंगी। कैसे मिलाया तुमने नकली चर्बी युक्त घी जो है वो सप्लाई कैसे किया? ये मतलब बड़ा गंभीर विषय है। आप लोग इसको, अगर आप मानते हैं कि ये एक साधारण विषय है तो आप मेरा सेशन छोड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ठीक बात है तो आप छोड़कर जा सकते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, आज ये वहां हुआ है, कल किसी और जगह होगा, परसों किसी और जगह होगा। कारण ये नहीं है कि वो करने वाले अच्छे हैं, कारण ये है कि इन सबको रोकने के लिए नियम ही नहीं है। एक 2 कौड़ी का नेता चुनकर आ जाता है, फिर वो हमें ज्ञान देने लगता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 6-6 महीने तक शक्ल नहीं दिखाता है, अपने भंडारे भरता है, और 5 साल तक हम उसको चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हैं। हाँ? कहां से मिली तुमको ये पावर? तुमको पता है कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे ईवीएम में मैनिपुलेशन करवाना ही पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये डेमो दिखा दिखाकर साबित कर दिया है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और यही वो चिड़िया है जिसमें इन सारे नेताओं की जान है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे समाज के बंधुओं, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आज ये जो हुआ है ये आगे ना हो। हम अपना धर्म भ्रष्ट होने से, हम अपने आप को पवित्र रखने से बचा पाएं, हम किसी भी प्रकार की और भ्रांति में फंसने से बच जाएं, उसके लिए हमें ये सरकारों को बताना पड़ेगा कि हमको हमारे हिसाब से हमारे नेतृत्व का चुनाव करने दीजिए। हमें नेताओं को चुनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं, हमें बैलेट पेपर से वोटिंग करने की आज़ादी दीजिए। अगर मान लीजिए आप बैलेट पेपर को फुल रियलाइज नहीं करना चाहते तो कम से कम जो आपका पोलिंग बूथ है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ में आप बैलेट पेपर भी रखिए। जिस कैंडिडेट की, जिस मतदाता की जो इच्छा होगी, वो बैलेट पेपर से वोट देना चाहता है तो बैलेट पेपर से वोट दे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट देना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट दे। आपने इसमें बहुत सारे हेरफेर कर दिए। जो 15 सेकंड तक जो लाइट जलती थी पहले, उसके पीछे भी रीजन दे दिया। सब चीज आप अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं, तो दिमाग में एक ये भ्रांति आना स्वाभाविक है। और ये भ्रांति नहीं है, ये स्वाभाविकता है कि आपने ये जो भी बदलाव किए हैं ये किसी ना किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं, और उस फायदे का नुकसान जो, और आपने अपना जो फायदा कर लिया उसका हमारे देश की जनता को जो नुकसान हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि आपके तुच्छ स्वार्थ की वजह से, आपको जीतने की वजह से हमारे देश में कोई भी निकम्मा आदमी हमारे खाद्य पदार्थों में ऐसी चीजें मिलाकर खिला देता है जिसको हम कभी भी खाना नहीं चाहते। आप जैसे 2 कौड़ी के नेताओं की वजह से ही, जीतने की लालसा की वजह से आप ऐसे काम होने दे रहे हैं। अगर आपको जरा सी भी शर्म है, आपको जरा सा भी लगता है कि ये जनता मेरे पर मर मिटती है, ये जनता तो मेरे अलावा किसी को वोट ही नहीं देगी, तो कह रहे हैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय आप पेपर बैलेट से वोट करवाएं, और तब आप देखें। मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मैनिपुलेशन करना कोई चाहता है तो वो हमारे डेमो के हिसाब से हो सकता है। और अगर आपको जीतना है तो आप तो दिन रात एक कर देंगे, और आप अगर जीत कर जाएंगे तो किसी ना किसी का मुंह आपको बंद करना पड़ेगा, कोई आपका मुंह बंद कर देगा। और फिर कोई भी बेवकूफ़ आदमी इस तरीके का जो कृत्य किया है प्रसाद में चर्बी मिलाकर खिलाने का, वो कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी आत्मा बेच दी ना अपने आप को जिताने के लिए, और उसका खामियाजा हमारे देश की जनता को अपना धर्म भ्रष्ट करके, अपनी भावना को आहत करके चुकाना पड़ रहा है। आप लोग अपने आप को तमीज में रखना सीखिए। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, आप अच्छे कानून बनाइए। जनता देख रही है, जनता जिस दिन जाग जाएगी, जिस दिन अच्छे कानूनों की मांग करना शुरू कर देगी, उस दिन आपको भागने के लिए गलियां नहीं मिलेंगी। आप अभी से समझ जाए। अरे आप ढंग के कानून छापो ना, आपको जनता 5 साल क्या 50 साल जिताएगी। आप में वो एबिलिटी, क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, लेकिन आपको तो अपनी कुर्सी बचानी है। इसलिए आप बेकार से, घटिया से लोगों के साथ में समझौते करते रहते हो, और फिर ये तिरुपति मंदिर जैसा घटना हमारे सबके साथ में होती रहती है। वो तो जने कब से कर रहे होंगे, आज पकड़ में आ गए तो पता लग गया। इस तरीके की घटना ना हो, इसलिए हमें सही नेता का चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव में धांधलेबाजी की कोई आशंका ही ना रहे, इसलिए हमें बैलेट पेपर से वोट कराने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इस चीज़ पर विचार करें, चुनाव आयोग इस चीज़ पर विचार करे। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इतने बड़े चुनाव को एक साथ हैंडल नहीं किया जा सकता, तो आप बैलेट पेपर के साथ साथ में, ईवीएम के साथ साथ में बैलेट पेपर का भी ऑप्शन दें।
जो मतदाता जिस रूप में चाहे अपना वोट दे सकता है। और जब इस प्रकार से पूर्णतया पारदर्शी वोटिंग होगी तो अच्छे लोग चुनकर आएंगे, अच्छे कानून बनाने वाले लोग चुनकर आएंगे। आपकी जो मानसिकता है उसकी वजह से हिंदू समाज को, उसकी वजह से भारतवर्ष के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इस बात की मर्यादा का आप लोग ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपको रहना भारत में ही है, आपको वोटें इन्हीं से लेनी है, आपको टैक्स इन्हीं लोगों से लेना है। और अगर आप इस प्रकार की कृत्य करेंगे, इस प्रकार से दुर्भावना फैलाएंगे, इस प्रकार से हमारी भावनाओं का आहत करेंगे, तो हम लोग आपको ना तो टैक्स दे पाएंगे, ना हम आपको वोट दे पाएंगे। हमारे पैर में अच्छे वाले जूते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपने जीतने के लिए इस प्रकार की रणनीति को अपनाया तो हमारे पैरों में अच्छे वाले जूते हैं, हम आपको वो एक नहीं 50-50 पहनाएंगे। आप समझ लीजिए, आप वोटिंग सिस्टम को पारदर्शी कीजिए। अगर ये वोटिंग सिस्टम पारदर्शी हो गया तो आप 5 नहीं 50 साल तक राज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम कानून सब चंगे हैं, तो जनता के मजे ही मजे हैं। आज का मैं जो सेशन है, इसमें किसी प्रकार का कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मान लीजिए वो मैंने बुरे ही कही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ यहाँ दिल पर लगी है। ये राजनेताओं का इनका कोई मॉरल नहीं है, ये क्या कर लिया इन्होंने वहां पर अभी तक, मैंने बुरा लगने के लिए ही कही है। अगर आपको बुरे लगी है तो आप उस चीज़ को सुधार कीजिए, आगे किसी भी हिंदू की भावना का आहत नहीं हो, इसके लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, अच्छे नियम बनाइए ताकि दोबारा से इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति ये दुष्कृत्य ना कर पाए। और वोटिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए आप या तो ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का ऑप्शन रखिए, या फिर पूर्ण रूप से बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराने का निर्णय लिया जाना चाहिए। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ऐसे मुद्दों पर हम बार बार बात करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि किस प्रकार से ये चिंदी चोर अपने जीतने के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करते हैं, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। माइंड माई लैंग्वेज अगर किसी प्रकार का बुरा लगा हो तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।